नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस पाठशाला में सबकी क्लास लगेगी। यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा रोजाना की तरह। तो पाठशाला में आज क्या क्या अध्याय आपको पढ़ाने वाले हैं आपको बताते हैं। आपको बताएंगे पवार का वो प्लान जिससे उद्धव पार्टी बचाएंगे। आपको बताएंगे 2 घंटे की वो मीटिंग जिसमें महाराष्ट्र की किस्मत तय हुई या नहीं हुई, फैसला क्या रहा। आपको बताएंगे राजनीति में परिवारवाद की वैलिडिटी कितनी बची हुई है। और पाठशाला में बताएंगे आपको कि पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडाधारियों की सबसे बड़ी हार कौन सी हुई है। मोदी का वो फैसला जिसने 42 लाख जिंदगियां बचा दी हैं। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। और सबसे पहले महाराष्ट्र में शरद पवार का वो प्लान जो उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को बचाने के लिए तैयार किया है। तो हमने आपको कल पाठशाला में बताया था कि महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा फिक्स्ड लग रहा है और इसके पीछे की थ्योरी के मजबूत तर्क भी हैं। लेकिन आज इसी बात को क्लियर करने उद्धव ठाकरे को सामने आना पड़ा और यह मैसेज देना पड़ा कि यह फिक्स्ड मैच नहीं है और असल में उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हो गया है। उद्धव ठाकरे ने अपने संगठन के जिला स्तर के नेताओं को दिए संदेश में एकनाथ शिंदे के गुट को कहा कि जो लोग कहते थे कि वो मरते दम तक शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, वो आज भाग गए। उद्धव ने कहा कि शिवसेना के नाम और ठाकरे सरनेम के बिना बागी विधायक कितनी दूर जा पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग पेड़ के फल, पत्ती, फूल तो ले जा सकते हैं लेकिन जड़ों को उखाड़ नहीं सकते। और जड़ों का मतलब है मातोश्री से संचालित होने वाली शिवसेना की राजनीति। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर पहली बार तीखा पलटवार किया और पहली बार एकनाथ शिंदे पर पलटवार करते हुए कहा कि मैंने एकनाथ शिंदे के लिए सब कुछ किया। मैंने अपने पास के 2 मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिए। जो मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रहता था वो मंत्रालय भी मैंने खुद अपनी इच्छा से एकनाथ शिंदे को दिया। एकनाथ शिंदे के खुद के बेटे सांसद हैं और वो आदित्य ठाकरे पर कमेंट कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके से सीधा अटैक रहा और इसी संदेश में उद्धव ठाकरे अपनी बीमारी की बात करते हुए भावुक भी हुए। ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि उद्धव ठाकरे ने हालिया दिनों में इमोशनल कार्ड खेला। इससे पहले आपको याद होगा जब उन्होंने फेसबुक लाइव किया था तो भी वो भावुक हुए थे। उस वक्त कहा था कि बागी विधायक आकर खुद बात करें तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। आज उद्धव ने कहा कि वो बीमार थे और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। कुछ लोगों ने दुआ दी कि वो कभी ठीक ना हो। उद्धव ठाकरे ने इसी संदेश में एक और बड़ी बात कही है। उद्धव ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि सीएम आवास वर्षा छोड़कर आपने अपनी जिद छोड़ दी, जिस पर मैंने कहा कि मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी है, मोह छोड़ा है और मैं जिद कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी से फिलहाल तो इस्तीफा नहीं देने वाले। वो अपनी सरकार को बचाने की, महाविकास आघाड़ी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना होता तो अब तक दे चुके होते। यानी उनके जहन में, उनके मन में इस्तीफे वाला कोई प्लान नहीं चल रहा है। लेकिन क्या यह संभव है कि जब इनके पास अपनी पार्टी के नंबर नहीं है, अपने पास इनके विधायक बहुत कम होते जा रहे हैं, शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हो चले हैं, ऐसी स्थिति में शिवसेना किस आधार पर यह दावा कर रही है? कैसे भरोसा दे सकती है कि फ्लोर टेस्ट में शिवसेना पास हो जाएगी और फ्लोर टेस्ट में शिवसेना फेल नहीं होगी? इन्हीं हालातों का, इन्हीं स्थितियों का रियलिटी चेक करने के लिए शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि फ्लोर टेस्ट में अगर उद्धव ठाकरे फेल होते हैं तो कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार की साख पर सवाल उठ जाते हैं। और इसलिए शरद पवार, जो कि उस वक्त आपको याद होगा, जो कि आपको पाठशाला में पहले बताया था कि जिस वक्त ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ उस वक्त शरद पवार मुंबई में थे नहीं।
ड्रामे के शुरू होने के बाद वो मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बावजूद वो 22 घंटे बाद उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे थे। 22 घंटे तक शरद पवार एक्टिव नहीं हुए इस पॉलिटिकल ड्रामे को लेकर, लेकिन आज की तारीख में जब उनको लग रहा है कि संभवतः फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो नंबर गेम कैसा रहेगा, इसलिए शरद पवार पूरी तरीके से एक्टिव हो चले। पहले वो शिवसेना की स्थिति जानना चाहते थे कि असल में स्थिति है क्या शिवसेना के पास बागी विधायकों को वापस लाने का कोई प्लान है। अगर ये बागी विधायक आने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो शिवसेना का आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, शिवसेना आगे क्या करने वाली। और इसीलिए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से शायद इस बात पर चर्चा की होगी कि डिप्टी स्पीकर के सहारे, क्योंकि स्पीकर वहां पर नहीं है, डिप्टी स्पीकर कार्यभार संभाल रहे हो, डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं। उन्होंने कहा होगा कि डिप्टी स्पीकर के सहारे शिवसेना के संकट को किस तरह दूर किया जा सकता है। ये सिर्फ अटकलें हैं। हो सकता है बात की होगी कैसे सरकार को बचाया जा सकता है और क्या सरकार को बचाया जाना संभव भी है। और हम उम्मीद कर रहे हैं मौजूदा हालातों को देखते हुए कि बैठक में यह चर्चा भी हुई होगी कि क्या उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए या फिर संवैधानिक और कानूनी लड़ाई पूरी शक्ति के साथ लड़ी जानी चाहिए। और उद्धव ठाकरे जो ये बात खुद नहीं कहना चाहते हैं, वो संजय राउत के जरिए कह रहे हैं। संजय राउत ने आज दो बड़ी बातें कही। पहली बात कि शिवसेना पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। विधायक और सांसद टूटने का मतलब यह नहीं है कि पार्टी टूट गई है, हम वापस अपने विधायक चुनकर लेकर के आएंगे। दूसरी बात, संजय राउत ने कहा कि सरकार बचेगी जब ये विधायक मुंबई आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे, विधानसभा के फ्लोर पर आ जाएंगे, तब क्या होगा ये आप देख लेना। ये दोनों संदेश और खासतौर पर दूसरे वाला संदेश बागी विधायकों को धमकी देने वाले संकेत। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। शुरुआत कैसे हुई ये बताते हैं आपको। मुंबई में कई जगहों पर बागी विधायकों के दफ्तरों पर शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी है। जिस वक्त मातोश्री के बाहर में शिवसैनिक ढोल मजीरे और बैंड बजा रहे थे उद्धव ठाकरे के समर्थन में, उसी वक्त मुंबई में दूसरी जगहों पर जो बागी विधायक हैं शिवसैनिकों के ऊपर यह आरोप कि वही लोग थे जो कि उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे थे। कोरला में बागी नेता मंगेश कुदलकर के दफ्तर में शिवसेना समर्थकों ने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के वक्त एक पुलिसकर्मी ने हमला करने वालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन शिवसैनिक माने नहीं। शिवसेना के एक और बागी एमएलए दिलीप लांडे के दफ्तर पर भी हमला हुआ। हमला करने वालों ने उनके पोस्टर फाड़े और वहां नारेबाजी की। दिलीप लांडे आज ही एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हुए हैं। शिवसेना के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने नासिक में एकनाथ शिंदे को पोस्टर्स जो लगे हुए थे उन पर कालिख पोत दी। शिवसैनिकों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी की और उद्धव ठाकरे से आगे बढ़ने की अपील की कि उद्धव आप आगे बढ़िए, आदित्य आप आगे बढ़िए, शिवसैनिक आपके साथ है। ये तस्वीरें सीधे संकेत दे रही हैं कि शिवसेना में गृह युद्ध छिड़ चुका है और ये गृह युद्ध न सिर्फ सदन में होगा बल्कि सड़कों पर भी हो रहा है। संजय राउत को सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अब हमारा चैलेंज आप आइए। तो संजय राउत को आपने सुन लिया। अब आप याद कीजिए कि कल एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के गुट के सामने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पीछे एक महाशक्ति है जो हमारा ध्यान रख रही है। यानी एकनाथ शिंदे को अंदाजा है कि उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया है और शिवसेना से सीधी बगावत का अंजाम क्या हो सकता है। तुम्ही जे म्हणालात
ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहीत नाही. तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे. त्याच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे. कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल. और ये बातें हो क्यों रही हैं, इसके पीछे की वजह आप जानिए. ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे के गुट से शिवसेना बदला लेने के लिए तैयार बैठी है. पहले शिवसेना को लग रहा था कि बागी विधायक मान जाएंगे, मना लिया जाएगा, कुछ हो जाएगी संभावना, लेकिन एक एक करके पूरी पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ चली गई. इस वक्त के नंबर आपको बताते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या है. शिवसेना के जो कुल विधायक हैं, शिवसेना के कुल विधायकों में कितने उद्धव ठाकरे के साथ हैं और कितने अब जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के साथ. ये देखिए जरा, हम बात कर रहे हैं शिवसेना विधायकों की. अब शिवसेना विधायकों की जब बात होगी तो आज की तारीख में शिवसेना सिर्फ नहीं रह जाती. शिवसेना आज की तारीख में दो बाइफर्केशन में नजर आ रही है. एक है उद्धव सेना और एक है शिंदे सेना. क्योंकि अभी पार्टी पर कब्जे की लड़ाई भले ही शुरू ना हुई हो, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के कब्जे में, एकनाथ शिंदे के समर्थन में विधायक लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं, उससे संभावना है कि ऐसी लड़ाई भी शुरू हो जाए. अब दोनों का नंबर गेम क्या कहता है. उद्धव सेना के पास है कुल मिलाकर के इस वक्त 17 विधायक, लेकिन शिंदे सेना के पास कितने हैं? शिंदे सेना के पास कुल मिलाकर के 38 विधायकों की संख्या पूरी हो चुकी है. आपको याद होगा, आपको लगातार बताया था हमने कि जो मैजिक नंबर है 37 विधायकों का, वो आना जरूरी है एकनाथ शिंदे के पास में, और अब 38 का नंबर उनके पास है. अब यहां से कानूनी और संवैधानिक लड़ाई शुरू होती है, जिसका पहला चैप्टर खुल चुका है, क्योंकि शिवसेना ने 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अपील डिप्टी स्पीकर से कर दी है. अब यहां आपको डिप्टी स्पीकर के रोल को जरा समझना होगा. आगे बढ़ने से पहले आप ये रोल समझिए. महाराष्ट्र में मौजूदा वक्त में स्पीकर का पद खाली है, और चूंकि स्पीकर का पद खाली है, इसलिए डिप्टी स्पीकर के पास स्पीकर के सारे अधिकार हैं. अब डिप्टी स्पीकर कौन है, किस पार्टी से हैं, ये जानिए. डिप्टी स्पीकर, जो कि स्पीकर का पद भी संभाल रहे हैं, वो कार्यभार भी संभाल रहे हैं, वो हैं एनसीपी के. और एनसीपी उद्धव ठाकरे के साथ समर्थन में अभी भी खड़ी हुई है. डिप्टी स्पीकर का जो नाम है, वो नाम है नरहरि जिरवाल, और वो सीएम उद्धव के भी बहुत करीबी माने जाते हैं. ये इक्वेशन क्या बनती है दर्शक खुद समझते हैं, इस पर हमारा कमेंट नहीं है कुछ. आप खुद समझिए कि वो डिप्टी स्पीकर किस पार्टी से हैं, किसके करीबी हैं, इस हालात में वो किसका साथ दे सकते हैं, संविधान क्या कहता है, उसकी कैसे इंटरप्रिटेशन की जा सकती है. शिवसेना के इस झगड़े के बीच डिप्टी स्पीकर ने भी अब तक 2 फैसले कर दिए हैं. अभी फैसले कौन कौन से? पहला, शिवसेना के प्रस्ताव पर एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नया नेता भरत गोगावले को हटाकर सुनील प्रभु को शिवसेना का चीफ व्हीप बना दिया गया. लेकिन शिंदे गुट भी अनाड़ी नहीं है. इससे पहले कि डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों पर फैसला करें और इनकी सदस्यता चली जाए, शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि जब तक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक डिप्टी स्पीकर, जो कि उद्धव के खास बताए जाते हैं, डिप्टी स्पीकर जो कि एनसीपी के हैं, डिप्टी स्पीकर जो कि स्पीकर का कार्यभार संभाल रहे हैं, जिनके खिलाफ शिंदे ग्रुप ने अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया, वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब तक फैसला नहीं होता, तब तक विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश से जुड़े एक मामले की सुनवाई में कहा था कि अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो तो वो अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकता. और यही स्टेटमेंट जो है अब महाराष्ट्र में शिंदे कैंप के लिए संजीवनी साबित हो सकती है.
शिंदे कैंप की तरफ से दो बड़े कानूनी तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क ये, शिंदे कैंप ने 22 जून को नोटिस दे दिया था कि डिप्टी स्पीकर को हटाया जाए, क्योंकि बिना विधायकों से पूछे शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने की मंजूरी दी गई। दूसरा तर्क कि उद्धव ठाकरे के कैंप ने विधायक दल के नेता बदलने का जो फैसला किया वो पार्टी के सभी विधायकों की मीटिंग बुलाकर बहुमत के साथ तय किया जाता है, जबकि विधायकों का बहुमत तो शिंदे के पास है। इसलिए यह फैसला भी गैर कानूनी है। दरअसल संविधान क्या कहता है इस बारे में आप यह भी समझिए। संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक विधायकों की अयोग्यता पर 3 संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना, अगर कोई विधायक पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे, यानी अपने आप छोड़ दे और कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, तो वह अयोग्य हो जाएगा। दूसरी संभावना, अगर कोई विधायक अपनी पार्टी की लाइन से हटकर वोटिंग करता है या वोटिंग से गैर हाजिर रहता है, तो वह अयोग्य हो जाएगा। तीसरी संभावना, अयोग्यता से छूट मिलने का अपवाद यह है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक दल बदल करने का फैसला कर लेते हैं, तो आपको अयोग्यता से छूट मिल जाती है। इसलिए उस 37 विधायकों के 37 नंबर का जो जिक्र है वो लगातार किया जा रहा था, और उसी के पीछे लगातार एकनाथ शिंदे भी थे। 38 हो चुके हैं। इस बीच पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने कल शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। आज 95 जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई थी, जिनमें 91 जिला प्रमुख शामिल हुए, 4 नहीं हुए। कल ऐसी बैठक में एक बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन शिवसेना में झगड़े ने एक बार फिर परिवारवादी पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े कर दिए। एक वक्त था जब राजनीति में परिवारवाद का फॉर्मूला हिट था, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ चीजें बदलती हैं। राजनीति भी इस बदलाव से अलग नहीं है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के साथ ही राजनीति में परिवारवाद का जो पतन है, पतन बढ़ गया, परिवारवाद नहीं बढ़ा। परिवारवाद का जो ट्रेंड है 2014 के बाद अब लगातार घट रहा है। अब लोग राजनीति में परिवार नहीं देख रहे हैं, अब लोग राजनीति में परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि भाई आपने किया क्या है, आपकी क्षमता क्या है। और यही वजह है कि 8 सालों के दौरान परिवारवाद वाली पार्टियां लगातार बिखरती जाती। अभी सिर्फ कहने से तो आप मानेंगे नहीं कि भाई परिवारवाद वाली पार्टियां बिखर रही हैं। तो आपको कुछ उदाहरण हम बता देते हैं। पहला उदाहरण गांधी परिवार का। 2014 के बाद से गांधी परिवार सत्ता से बाहर है। गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस राज्यों में भी लगातार खत्म होती जा रही है, सिमटती जा रही है, राज्य हाथ से निकलते जा रहे हैं। आज की तारीख में हालात यह कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ 2 राज्यों में बची। इसके साथ साथ हालात क्या है कि पार्टी के अंदर परिवार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। दूसरा उदाहरण आप लीजिए उत्तर प्रदेश से। मुलायम सिंह यादव परिवार 2017 से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है। 2017 में मुलायम परिवार में फूट हुई, आपको याद होगा, स्टेज पर कार्यक्रम हो रहा था, मुलायम सिंह यादव मौजूद थे, अखिलेश यादव मौजूद थे, शिवपाल यादव मौजूद थे, और अखिलेश यादव अचानक माइक छीन लेते हैं। सिंबल को लेकर लड़ाई हो जाती है। इलेक्शन कमीशन दोनों अपने अपने पक्ष पहुंचते हैं। चाचा को अलग पार्टी बनानी पड़ती है। फिर उसके बाद हालिया विधानसभा चुनाव आता है, तो जिस कुर्सी पर अखिलेश बैठे होते हैं उसके हत्थे पर खड़े होते हैं शिवपाल यादव। तो ये कहा गया कि भाई मुलायम परिवार में फूट हुई। साल 2022 में भी अखिलेश यादव सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। बादल परिवार की बात कर लीजिए। 2017 से पंजाब में प्रकाश सिंह बादल का परिवार सत्ता से दूर है। 2022 में भी बादल परिवार की सत्ता वापसी नहीं हुई, बल्कि 2022 में तो बादल परिवार का एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया। हालात ये हो गए। अगली बात कीजिए, चलते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। अब्दुल्ला परिवार 21 साल तक जम्मू कश्मीर की सत्ता संभालने वाला अब्दुल्ला परिवार जो है वो भी सत्ता से बाहर है। लोग पूछ नहीं रहे। इसलिए हम कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में जो बदलाव आया वो राजनीति में सबसे बड़ा, सबसे सकारात्मक बदलाव यह है कि लोग ये नहीं पूछते कि भाई आपके नाम के आगे टाइटल क्या लगा हुआ है। लोग ये नहीं पूछते कि आप किस परिवार से हैं। लोग ये नहीं पूछते कि आपके खानदान ने क्या किया था, कितने बड़े लोग थे। लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। परिवारवाद को बढ़ावा देने की वजह से कभी पार्टी टूट जाती है तो कभी परिवार टूट जा रहा है। ताजा उदाहरण आपके सामने पासवान परिवार का भी है।
साल 2000 में रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी। साल 2020 में जैसे उनका निधन हुआ, निधन के बाद पार्टी में उनके भाई पशुपति पारस और उनके बेटे चिराग पासवान के बीच पार्टी की विरासत को लेकर टकराव हुआ। नतीजा यह हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और दो अलग अलग गुटों में बंट गई। ठीक इसी तरीके का परिवारवाद के चक्कर में समाजवादी पार्टी में भी चाचा भतीजे और पिता पुत्र में टकराव हुआ था। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की विरासत को लेकर मुलायम सिंह परिवार में अंदरूनी झगड़ा इतना बढ़ गया था कि एक तरफ मुलायम सिंह और उनके भाई शिवपाल यादव थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनके चाचा रामगोपाल यादव। इस लंबी चौड़ी लड़ाई के आखिर में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव और पार्टी की विरासत को संभाला। अखिलेश पार्टी के अध्यक्ष बने और मुलायम सिंह यादव संरक्षक बने। शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बना ली। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस देश की राजनीति में परिवारवाद का बोलबाला रहा है। यह शाश्वत सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पार्टी का पावर ट्रांसफर होता रहा है। आपको पूरी हम लिस्ट लिखा देते हैं, जहां क्षमता या योग्यता नहीं बल्कि सिर्फ आप परिवार से हैं तो आपको पार्टी का ट्रांसफर हो रहा है। महाराष्ट्र से शुरुआत कर लेते हैं, शिवसेना की बात कर लीजिए। बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई, उद्धव ठाकरे अध्यक्ष बने, आदित्य ठाकरे मंत्री बने। एनसीपी की बात कर लीजिए, शरद पवार ने पार्टी बनाई, बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं, भतीजे अजित पवार डिप्टी सीएम हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने बनाया, अखिलेश यादव उसके अध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी चरण सिंह ने रालोद को बनाया, अजीत सिंह बने और उनके बाद अब जयंत चौधरी सर्वे सर्वा हैं आरएलडी के। ये जो आपको 5-6 अलग अलग पार्टियां बताई है ना, ये हालात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। क्षेत्रीय राजनीति में आप जहां भी घुसेंगे वहीं पर ये बातें हो रही हैं। बिहार की बात कर लीजिए, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव ने पार्टी बनाई तो बेटे तेजस्वी यादव को उसकी विरासत सौंप दी गई, कमान वही संभाल रहे हैं। अगली बात कीजिए, बिहार की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई साल 2002 में। बेटे चिराग और भाई पशुपति पारस में विरासत का टकराव है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा। एक कहता है कि मैं बेटा हूं इसलिए विरासत मिलनी चाहिए, दूसरा कहता है कि मैं भाई हूं इसलिए विरासत मेरी है, और इसी को लेकर के दोनों के बीच में भी टकराव है। जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला परिवार की तो पूरी विरासत है। शेख अब्दुल्ला ने पार्टी बनाई, फिर आते हैं उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, अध्यक्ष के पद पर आसीन है, पार्टी पर उन्हीं का कब्जा है। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। पार्टी में अगला जो दारोमदार आएगा संभवतः उमर अब्दुल्ला के पास ही आएगा। यानी यहां भी सिर्फ आप एक परिवार विशेष से हैं तो आपको पार्टी की कमान मिलती जा रही है। पीडीपी की बात आप कर लीजिए, पीडीपी में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पार्टी बनाई थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती आज की तारीख में पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब लोगों को पूछना चाहिए था ना भाई कि 2008 से पहले ऐसा बदलाव क्यों नहीं हो रहा था? क्यों ऐसे जो क्षेत्रीय दल हैं वो परिवारवाद की राजनीति में 2014 के बाद से लगातार पीछे हटते जा रहे हैं? क्यों लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं? पंजाब की बात कीजिए, अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल अध्यक्ष रहे और प्रकाश सिंह बादल के बाद अब उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल दल के अध्यक्ष बने हुए हैं, अकाली दल के। हरियाणा की बात कर लीजिए, आईएनएलडी, चौधरी देवीलाल ने पार्टी बनाई थी, बेटे ओम प्रकाश चौटाला उसके अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश चौटाला के भी दोनों बेटे राजनीति में हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई अगला जो सत्ता का दारोमदार आएगा पार्टी का उन्हीं के पास आएगा। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, शिबू सोरेन ने पार्टी बनाई और अब बेटे हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं। साउथ में चलते हैं, आंध्र प्रदेश, टीडीपी, एनटी रामाराव ने पार्टी बनाई, अब उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू अध्यक्ष हैं। वाईएसआर कांग्रेस, आंध्र प्रदेश के सीएम रहे हैं,
दिवंगत नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने पिता की सियासत को आगे बढ़ाते हुए वाईएसआर कांग्रेस बनाई। तमिलनाडु की बात कर लीजिए, डीएमके एम करुणानिधि पार्टी के अध्यक्ष, तमिलनाडु के सीएम रहे। अब उनके बेटे एम के स्टालिन पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और सीएम भी हैं। कर्नाटक की बात कीजिए, जेडीएस एचडी देवेगौड़ा ने पार्टी बनाई। पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बेटे एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम रहे। तो ये भारतीय राजनीति की रवायत है कि भाई अगर दादा ने कुछ किया तो उसके बाद उनका बेटा कुछ करेगा पार्टी के अंदर, उसके बाद पोते को कमान मिल जाएगी। किसी और के बारे में बात ही नहीं की जा रही। और ये तो क्षेत्रीय दल हैं। राष्ट्रीय राजनीति में आप आएंगे तो कांग्रेस के साथ भी हूबहू यही तस्वीर सामने आती है कि एक ही परिवार के पास पार्टी की पूरी कमान है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स पर सबसे बड़ा उदाहरण ही नेहरू गांधी परिवार है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली थी। ये जरा जो ग्राफ आपके बराबर में चल रहा है, ये जरा आप देखते रहिए। जो ग्राफ मेरे साइड में चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनी। बेटी इंदिरा गांधी के ही दौर में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी राजनीति में उतरे। इंदिरा गांधी की हत्या होती है। हत्या के बाद राजीव गांधी ने पार्टी की कमान संभाली, कांग्रेस पार्टी की। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस की बागडोर आई उनकी पत्नी सोनिया गांधी के पास। और अब सोनिया गांधी के बेटे और उनकी बेटी यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस को संभाल रहे हैं। यानी एक ही परिवार का ग्राफ है, किसी और के बारे में बात तक नहीं की जाती, सोचा तक नहीं जाता। पॉलिटिक्स में परिवारवाद के खिलाफ पीएम मोदी बहुत सख्त हैं। परिवारवाद को बढ़ावा ना मिले, इसी के लिए बीजेपी में कई सांसदों और उनके विधायकों के परिवारों के सदस्यों जो थे उनके टिकट काट दिए गए। ऐसे ही कई लोग परिवारवाद की वजह से मंत्री तक नहीं बना पाए। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी वजह से कई नेताओं के परिवार के टिकट कट गए। इसी साल बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर हमला बोला था। और केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी परिवारवाद को लेकर बातें कही थी। आपको पीएम मोदी का यह भाषण सुनना चाहिए। अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उससे अभी तो यही लग रहा है कि पार्टी और सत्ता दोनों उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल सकते हैं। मराठी मानुष और हिंदुत्व को आधार बनाकर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी थी, उसको परचम पर पहुंचाया था। बाला साहब ठाकरे का बेटा होने की वजह से उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान तो मिल गई, लेकिन बाला साहब ठाकरे जैसा रुतबा नहीं मिल पाया। उद्धव ठाकरे को पिता बाला साहब ठाकरे की सियासी विरासत तो मिल गई, लेकिन शिवसेना में आज की तारीख में हो रहा यह विरोध बताता है कि उद्धव ठाकरे उसे संभालने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा नहीं था कि उद्धव ठाकरे को विरासत में कमजोर शिवसेना मिली थी या उन्हें नए सिरे से शिवसेना को मजबूत करना था। जब मिली तो शिवसेना मजबूत थी। विचारधारा को लेकर भी उद्धव ठाकरे को नया रास्ता चुनना नहीं था। शिवसेना की विचारधारा उसकी उत्पत्ति के बाद से एकदम फिक्स थी। जो लोग जरा भी शिवसेना को जानते हैं वो लोग जानते हैं कि शिवसेना की विचारधारा क्या है, शिवसेना की आत्मिक विचारधारा क्या है, शिवसेना की आत्मा क्या है। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा एकदम साफ थी। उद्धव ठाकरे को सिर्फ उस पर चलना था।
लेकिन विरासत पार्टी विचारधारा तो उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे से मिली, लेकिन सत्ता संभालने की विरासत उद्धव को नहीं मिली, क्योंकि बाला साहब ठाकरे कभी किसी सरकार में किसी पद पर नहीं रहे। उद्धव ठाकरे जब सीएम बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी। शिवसेना में अभी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जंग चल रही है, लेकिन सवाल यह कि जिस शिवसेना पर उद्धव का एक छत्र राज था, उसमें एकनाथ शिंदे जो कि उनके दायां हाथ थे, जिनके बारे में वो कहते हैं कि भाई मैं जो पद सीएम के पास होता है मैंने वो तक एकनाथ शिंदे को दे दिया, तो एकनाथ शिंदे ने सेंध कैसे लगा दी? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। वजह यह कि एकनाथ शिंदे जानते थे कि वो अपने दम पर उद्धव को चुनौती नहीं दे पाएंगे, इसीलिए एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर ही उद्धव ठाकरे को हमेशा घेरा। एकनाथ शिंदे जानते थे कि शिवसैनिकों को उद्धव और आदित्य के खिलाफ लाना मुश्किल है, इसीलिए शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को अपनी ढाल बनाया और इस विचारधारा के नाम पर विधायकों को अपने पाले में किया। उद्धव ठाकरे के कमजोर नेतृत्व को एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत बना लिया। शिवसेना में एक गुट कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन से खुश नहीं था पहले दिन से। बाला साहब ठाकरे के कट्टर शिवसैनिक भी इससे नाखुश थे और इन्हीं की नाराजगी को शिंदे ने अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उद्धव को चुनौती देने के दौरान एकनाथ शिंदे लगातार बाला साहब ठाकरे का नाम ले रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। जो बात हम कर रहे हैं कि परिवारवाद से पावर मिल सकती है, लेकिन परफॉर्म आपको खुद करना होगा। यही बात शिवसेना के झगड़े में दिख रही है। कई बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। बागी गुट का दावा है कि शिवसेना विधायक भी उद्धव ठाकरे से मिल नहीं पाते थे, उन्हें उद्धव के कुछ करीबी लोगों के जरिए उद्धव ठाकरे से संपर्क करना पड़ता था। कई बार विधायकों ने उद्धव ठाकरे से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन उद्धव ठाकरे मिले नहीं। बागी विधायकों का यह भी आरोप कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों शिवसेना के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई बार यह बात उद्धव ठाकरे तक पहुंचाई, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। बागी विधायकों की शिकायत यह भी है कि उनके इलाके में किसी भी अधिकारी की नियुक्ति में विधायकों से कोई सलाह नहीं ली जाती थी। इसके बारे में भी उन्होंने उद्धव ठाकरे को कई बार बताया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई उत्तर तक नहीं दिया गया। उद्धव ठाकरे से विधायकों की यह नाराजगी बताती है कि परिवारवाद से आपको पावर तो मिल सकती है, शक्ति तो मिल सकती है, सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन सत्ता को बनाए रखने के लिए आपको परफॉर्म करना होगा। बाला साहब ठाकरे का अपना रुतबा था। यह रुतबा पाने के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया था, एक लंबा सफर तय किया था। बेटा होने के नाते उद्धव ठाकरे को उनकी विरासत तो मिल गई, लेकिन उद्धव ठाकरे को अपने हिस्से का रुतबा खुद कमाना था, जिसके बारे में संभवतः वो आज फेल नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज बताते हैं आपको कि कैसे एंटी मोदी गैंग की सबसे बड़ी हार हुई। पाठशाला में अब इसी का चैप्टर। 2002 गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया। याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। इस याचिका में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। ये वही आरोप हैं जिन्हें लेकर पिछले 20 सालों से नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारे एजेंडे ध्वस्त हो चुके हैं। गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है, और क्लीन चिट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह भी आपके लिए जानना, समझना, याद रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी जो गठित की गई थी, उसकी अंतिम रिपोर्ट को हम स्वीकार करते हैं। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के विरोध में दर्ज याचिका को हम खारिज करते हैं। याचिका में कोई दम नहीं, कोई मेरिट नहीं, और यह बर्खास्त किए जाने लायक है। पीएम मोदी को क्लीन चिट देने वाले मैजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार हम रखते हैं।
याचिका सिर्फ एक मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश है। बड़ी साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, एसआईटी की जांच पर कोई सवाल नहीं। 8 फरवरी साल 2012 की एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तार्किक ढंग से बनी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं जो लोग पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा गया था, वो जरा आपको बताता हूं। उस वक्त यह आरोप लगा था कि 27 फरवरी साल 2002 इसी दिन नरेंद्र मोदी ने अपने निवास पर अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री आदेश दिया कि वो हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने का मौका दें, यानी अधिकारी हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने का मौका दें। एसआईटी की जांच में इस आरोप को खारिज कर दिया गया। एसआईटी की जांच ने कहा कि यह आरोप निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है, झूठी बात है। क्योंकि एसआईटी की जांच के मुताबिक दंगा करने के लिए हिंदुओं को मौका देने का आरोप गलत है, इसके कोई साक्ष्य नहीं है। आरोप लगाने वाले लोग उस मीटिंग में मौजूद तक नहीं थे और बिना वहां मौजूद हुए हवाई बातें की गई। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट में क्या टिप्पणी की थी, यह भी बताते हैं आपको। टिप्पणी यह कि बिना उस मीटिंग में मौजूद हुए ऐसे आरोप लगाना नामुमकिन है। नामुमकिन शब्द का इस्तेमाल किया गया। ऐसे आरोप लगाना नामुमकिन है जब तक कि आप उस मीटिंग में मौजूद ना हो जिस मीटिंग के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। जाके जाफरी की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच के दौरान मिले सबूत से संदेह नहीं पैदा होता कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ राज्य में हिंसा करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा गया, जिससे नामजद लोगों की संलिप्तता का कोई भी संकेत मिले। गुजरात दंगों को लेकर पिछले 20 सालों में नरेंद्र मोदी को क्या क्या कहा गया, किस तरह से उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश की, यह आप जरा नेताओं के पुराने बयान से देख लीजिए। बताता हूं आपको एक एक करके। सबसे पहले बात साल 2007 की। 2007 में सोनिया गांधी ने कहा कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमान और मौत के सौदागर हैं। 2014 में राहुल गांधी ने कहा था कि गुजरात को 2002 में हिला देने वाले दंगे वास्तव में गुजरात सरकार ने भड़काए थे, इसके सबूत हैं। ये राहुल गांधी कह रहे थे। 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का पीएम बना विनाशकारी होगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने क्या कहा था यह भी जानिए। उन्होंने कहा था कि बीजेपी का पीएम उम्मीदवार हत्यारा है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी मानवता के हत्यारे हैं। अब सवाल ये, और ये सवाल मैं दर्शकों आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपने विवेक से तय कीजिए, और आपका विवेक अगर गवाही दे तो इस मामले में आगे बढ़िए कि जिन लोगों ने आरोपों के आधार पर ये तमाम बातें कही थी, हत्यारा और ना जाने क्या क्या कहा, कि आज की तारीख में उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। और इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सर, पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं दोनों चीजों का आपस में कंपैरिजन जानना चाहूंगा सर, कि पिछले 20 सालों से नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर 2002 को जोड़ते हुए जो बातें कही गई और आज जो कोर्ट की टिप्पणी रही। देखिए, पहले आप कुछ बैकग्राउंड आपके दर्शकों के लिए मैं रखना चाहूंगा जी। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रताड़ित किया गया और 9 साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रताड़ित किया गया। एक कॉटेज इंडस्ट्री थी, लेफ्टिस्ट लिबरल, खान मार्केट गैंग, बुद्धिजीवी, मार्क्सवादी, कांग्रेसी, यूपीए गवर्नमेंट। अब आप याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, ये जानना बहुत जरूरी है पूरे क्रोनोलॉजी को, और उसमें राघवन साहब उसके हेड बने, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर। कहा इसमें कोई भी गुजरात का सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर नहीं होगा। उन्होंने मोदी जी को भी समन किया जाफरी के केस पर, कहा इसको भी देख लो। 30 तक सदवाद लगी हुई थी उसके पीछे में जी। उनका एनजीओ फॉरेन फंडेड। और याद करिए
मोदी जी को 9 घंटे इंट्रोगेट किया, 9 घंटे एसआईटी ने, और एक भाजपा के कार्यकर्ता ने एक मुख्यमंत्री के इंट्रोगेशन पर कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि मोदी जी ने मना किया, शांति से सब सहे। आज एक नेता है कांग्रेस पार्टी के जी, उनका जब ईडी इंट्रोगेशन कर रहे राहुल गांधी जी का, तो सारे मुख्यमंत्री अपना काम छोड़ के दिल्ली में धरना दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप भी जानते हैं। उसके बाद एसआईटी ने कहा कोई एविडेंस नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, कहा ठीक है आप जाइए मजिस्ट्रेट क्या प्रोटेस्ट पिटीशन दीजिए। वहां प्रोटेस्ट पिटीशन दिया, अपने 10 साल पुराने क्वेश्चनेबल गवाही को लाया, उसने रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट रिजेक्ट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, कपिल सिब्बल ने 9-10 दिन बहस किया, और आज ये निर्णय आया है जिसमें कोर्ट ने भी कहा है कि कुछ लोग इस पूरे कैटल को बॉयल रखना चाहते थे। आपने देखा होगा जी। तो मेरा एक बड़ा सवाल है जो मैं आपके सामने के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं कि ये पूरे 22 साल से जो टारगेट मोदी जी चल रहा था, उसका उद्देश्य कोई दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलवाना नहीं था, बस एकमात्र उद्देश्य था नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार से फंसाना। इस बात को समझिए। और याद करिए कि लालू प्रसाद जी थे भारत के रेल मंत्री जी। तो याद करिए आप भी जरा स्मृति आइए, 4-5 में उन्होंने बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज जस्टिस बनर्जी का कमीशन बनाया था जी, कि गोधरा के ट्रेन में आग नहीं लगी थी, कोई कारसेवकों पर हमला नहीं हुआ था, और श्रीमान बनर्जी महाशय ने कह दिया कि हाँ ये एक्सीडेंटल फायर था। याद है आपको, बाद में कोर्ट को उसको सेटिस्फाइड करना पड़ा। बनर्जी कमीशन के बारे में मेरा आपसे एक सवाल रहेगा सर, पूरा चला है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा सर कि ये क्लीन चिट पहली दफा नहीं, बार-बार क्लीन चिट मिली है, लेकिन ये कार्टेल पूरा एक्टिव रहा है। इस फैसले की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया ट्रेंड हम लोगों ने देखा, तो लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि भाई इस कार्टेल का उद्देश्य क्या था, क्यों एक इंसान को 21-22 सालों तक लगातार ऐसे आरोप लगाकर प्रताड़ित किया गया। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इस कार्टेल में जितने नाम कुछ वक्त पहले इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने दिखाए थे, क्या तमाम वो लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए आज की तारीख में? अब ये आपका सवाल बहुत वाजिब सवाल है। आज मैं आपसे यही कहूंगा आपके चैनल के टाइम्स नाउ पर कि इसमें देश में चर्चा होनी चाहिए। क्यों? बड़े बड़े टीवी के पत्रकार जिन्होंने नाम कमाया, नाम बनाया, याद है ना, बड़े बड़े संपादक जिनकी टिप्पणियां दुनिया में लिखी जाती थी, और दिल्ली के बहुत से लिबरल लेफ्टिस्ट। लेकिन आज इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज के फैसले में, इस बात को आप समझिए कि मोदी जी न्याय की अदालत में भी जीते कई बार, और मोदी जी जनता की अदालत में भी जीतते हैं। और ये पूरा जो कॉटेज इंडस्ट्री है एंटी मोदी जी का, ये कानून में भी हारती है बार बार, और जहां तक जनता की अदालत का सवाल है तो उनकी जमानत जब्त होती है, आप भी जानते हैं। जी, एक बड़ा अहम सवाल ये है सर, पाठशाला में अभी हम लोगों ने रविशंकर जी जिक्र भी किया था, पर एक और बात कहना। जी जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। जी नहीं, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए तब मैं जवाब दे दूंगा। आप बोले पाठशाला की इसी कक्षा में हम लोगों ने बताया था सर कि कैसे 2014 के बाद से देश के अंदर परिवारवाद की राजनीति को लोगों ने नकारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बल्कि बीजेपी में भी जहां जहां परिवारवाद रहा उसकी क्लास लगाई। तो कि जो पूरा कार्टेल था, ये जो पूरा एजेंडा चलाने वाला कार्टेल था, क्या दिक्कत इसी बात की थी कि जिस व्यक्ति को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता लगातार उन्हें टॉपर बनाती जा रही है? देखिए, मेरा कहना बहुत स्पष्ट है। अब राजनीतिक तो विश्लेषण करना आपका अधिकार है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये सारा इन्वेस्टिगेशन यूपीए के समय हुआ जी, 11-12 में, जिसके बाद लड़ाई चल रही है। जाफरी ने जी अपना सुप्रीम कोर्ट में शिकायत 2006-7 में फाइल किया, कहा इसको भी देख लो। मोदी जी का इंट्रोगेशन एज ए चीफ मिनिस्टर हुआ, जो मैंने बताया। और आपको आज एक और बात बताऊं, आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट किया,
उसके चैलेंज को आज फाइनली रिजेक्ट किया एविडेंस पर, है ना जी, कि कुछ नहीं है। क्योंकि मैं कुछ मामलों में खुद भी पेश हुआ हूं सुप्रीम कोर्ट में। आपको मालूम है क्या क्या कैंपेन था कि 4 दिन बाद आर्मी बुलाई गई, लेकिन 28 को राइट हुआ और 1 को आई आर्मी। लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि 28 फरवरी था और 1 मार्च को आर्मी आ गई, ये कभी नहीं बोलते हैं। याद है आपको, कुछ संपादक मोदी मीटर चलाते थे, याद है ना आपको। और एक बहुत रोचक कहानी आपको बताऊं कि 2004-05 में सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने एक 25 पेज का जजमेंट दिया। गुजरात में इसी पीआईएल में कुछ जो गैंग के लोग थे कॉटेज इंडस्ट्री के, क्या कहा था? When Rome was burning, Nero was sleeping। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एग्जामिन कराया एसआईटी के द्वारा, जो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में काम कर रही है जी, जिसके मोदी जी के क्लीन चिट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, आज दोबारा रिजेक्ट किया जी। तो 2004-05 में एक कैसे जजमेंट आ गया कि when Rome was burning, Nero was sleeping। तो इसलिए आज मुझे लगा कि ये टिप्पणी मैं करूं, इसलिए मैंने उसको किया। बिल्कुल सर, अब मुझे आप ये भी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में आज ये भी चीज साफ थी कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अभी ये देख रहे हैं, और ये बहुत वाजिब सी बात है कि जिस मीटिंग की बात की जा रही है कि मीटिंग बुलाई गई, अधिकारी को निर्देश दिया गया कि हिंदुओं को गुस्सा निकाल ले दें तो अपना, अगर कोई व्यक्ति उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उस मीटिंग के बारे में बात करना निराधार है। इतनी सतही सी बात को बहुत आसानी से समझा दिया कोर्ट ने। उसके बावजूद इसी ऐसी किस्सों को लेकर के 21 साल मामला खींचा गया, क्योंकि आप इस कुछ मामलों में पेश भी हुए हैं। दलीलें क्या क्या दी जाती थी सर विरोध में? अब देखिए, ऐसा है कि अब उसमें तो अब यहां पर मैं क्या बोलूं आपसे, कोर्ट का निर्णय अंतिम है, हमसे स्वीकार करना चाहिए। मोदी जी बहुत ही प्रामाणिकता से निर्दोष साबित हुए बार बार जी, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी को फ्रेम एक बार नहीं किया गया। पहले गुजरात के दंगों में किया गया, 9 केसेस जो एसआईटी बनी, आपको मालूम है, क्लोजर हुआ। फिर वो जाकिर जाफिया का मामला हुआ, जिसके पीछे तीसरा से तलवार खड़ी थी पूरे अपने इकोसिस्टम के साथ, फॉरेन फंडेड एनजीओ जो भी था वो आप जानते हैं। जब ये खत्म हुआ तो फिर क्या शुरू हुआ? सोहराबुद्दीन मामला आपको याद है ना, जिसमें इशरत जहां को लश्कर तोयबा ने कहा कि ये तो हमारी है जी, और उसके साइट से उसका नाम हटा दिया गया जी। अब बाद में प्रधानमंत्री और अमित शाह जी दोनों को टारगेट किया गया, आपको याद है जी। फिर वो निकल कर के आए। फिर उसके बाद स्नूप कांड का गेट खोला गया जी। क्या पर्पस था? कि नरेंद्र मोदी को ये न के न प्रकारेण सत्ता का दुरुपयोग करके रोकने की कोशिश करो। सर, पर्पस तो समझा हम लोगों ने। अब मैं बहुत संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहूंगा रविशंकर प्रसाद जी, ये मामला चल रहा था कि अब कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये एजेंडा यहां रुक जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा, या सिर्फ एक कॉमा की तरह देखें आगे टू बी कंटिन्यूड हो सकता है? देखिए, मेरा जवाब यही है कि 60 टाइप ऑफ इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन किया गया मोदी जी के खिलाफ जी, कुछ एसआईटी के द्वारा, कुछ मीडिया के द्वारा, कुछ एनजीओ के द्वारा, बाकी के द्वारा, सब में असफल हुआ जी। बार बार हार चुके, 14 में हारे, 19 में हारे, यूपी में हारे, बस सब कुछ में हारे। देखिए, मैं आज जान के आपके चैनल पर इस बात को कहना चाहता हूं कि 9 साल इस कॉटेज इंडस्ट्री के लोगों ने मोदी जी को यूएसए का वीजा नहीं मिलने दिया था, बिल्कुल, मुख्यमंत्री को। लेकिन देखिए, देश ये तमाम बातें सर पब्लिक डोमेन में हैं, प्रधानमंत्री के रूप और में कोर्ट की टिप्पणी के बाद आपने लोगों की जो याददाश्त उसको ब्रशअप भी कर दिया है, तो लोग खुद सवाल पूछेंगे इस बात को लेकर के कि कोर्ट के इस डिसीजन के बाद जो लोगों ने अब तक आरोप लगाए, क्या आज की तारीख में माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका पाठशाला में जुड़ने के लिए हमसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।